चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जितने भी बिहार पुलिस से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वो आज हम आप लोग को कराएंगे। आज एक सेट लाएं और हर रोज़ एक एक सेट आएगा आज से कंटिन्यू। अगर आप लोग हर रोज़ एक एक सेट लगाते हैं तो कंफर्म आप लोग का 10 अंक जो है वो मेन एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा। तो चलिए, आज का सबसे पहला सवाल इसमें यह आता है कि वैगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वैगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो गया, पेंजिया। अगला सवाल है, शेखर एक जीवनी आज्ञा की कीर्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक उपन्यास है। अगला है कि चूज़ द करेक्ट आंसर वेयर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर। ए लेटर इज़, तो ए लेटर क्या है, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस गुण का चयन करें जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह कम ताप पर होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम। कितना होता है? 32 ग्राम। अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वेणु संहार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। चलिए अगला सवाल है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। अगला सवाल है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2000 ईस्वी में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान का संपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? इनमें से जापान का महत्वपूर्ण सूती उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका। निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? तो ये मैथ का प्रश्न है, इसको अभी हम छोड़ करके चल रहे हैं, जीके जिसे फिर भी आंसर बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक परामर्शदात्री संस्था है। तो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर नीति आयोग का गठन भी कब हुआ था? ये याद रखना है, 2015 में हुआ था। तो ये किसकी जगह पर आया था? तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब है अगला सवाल, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विपणन। अगला सवाल है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूल अनुपातिक सूत्र क्या होगा? तो CH3O, ऑप्शन ए हो जाएगा CH3O। अगला सवाल है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है? मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है कि यात्रा वृत्तांत है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो ये हो जाएगा चावल। अगला सवाल है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा कण का। अगला सवाल है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपयों के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको उसको बोलेंगे मूल्य ह्रास। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा मूल्य ह्रास। चलिए अगला सवाल है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल।
अगला मैथ का सवाल है, तो इसको हम स्किप करते चलते, यानी आंसर बताते जाएंगे लेकिन अभी बनाएंगे नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो पीछे भी ये प्रश्न आ चुका था, ये रिपीट हो गया है, 32 ग्राम। अगला मैथ का सवाल है कि असमान त्रिज्या की नली, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका यानी उपाध्यक्षों को, जो उपाध्यक्ष होते हैं उसके पैनल का कोई एक सदस्य, यानी राज्यसभा के सभापति भी ना हो और उपसभापति ना हो, तो उसमें जो पैनल में होगा कोई एक सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है, लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है, तो यह होगा पंकज बिष्ट का, यानी ऑप्शन बी, पंकज बिष्ट का। अगला मैथ का सवाल है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, ऑप्शन इसमें से नहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि बार बार बच्चे क्या करते हैं कि वो देखेंगे कायांतरित चट्टान है, बस आंसर मार दिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है, तो पट्टी तासमीय जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। स्लेट है, साइनाइट है, हेलाइट है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का क्या हो गया, अवमूल्यन होगा या मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए, यानी अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। डैक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। अगला सवाल क्या है, डैक्रोन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्रीस या यूनान, ग्रीस या यूनान, दोनों एक ही हो गया। चलिए अगला सवाल है यदि 0.5 x बराबर 3.2 y है तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 37/27, 37/27। चलिए अगला सवाल है कि एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC। अगला सवाल है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% डैश मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रयुक्त होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गानपन, क्या हो जाएगा, गानपन। अगला सवाल है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि XY जो पुरुषों में पाया जाता है, यानी पिता के ही क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आहर, कालीबंगा है, राखीगढ़ी भी है, सुतकोटदा भी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कितने सदस्यों का होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है, उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरा, ऑप्शन सी, बोरा। अगला सवाल है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2PD में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन उठाकर के लूसेंट से पूछा गया था, 3:1। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, तो हो जाएगा यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q औसत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा, 38 का ए। चलिए अगला सवाल है कि वह अनुपात जिसमें बिंदु A तथा बिंदु B दिया हुआ है रेखाखंड YZ समतल पर काटेगा,
ये मैथ का प्रश्न है, इसका डायरेक्ट आंसर बोलते तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, चलिए। तो 0 बराबर a यानी l पावर 3/4 k पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने का प्रतिफल होंगे। देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन के फलन है वर्धमान, सॉरी 0 बराबर a, हाँ l पावर 3/4 और k पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे तो वर्धमान होंगे। ठीक है, अगला भी मैथ का ही सवाल है। 3 अंकों की बड़ी संख्या जो अभाज्य संख्या है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 997। अब अगला सवाल है 42 नंबर सवाल है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम जो चलाया गया था उसका उद्देश्य था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना। अगला सवाल है कि पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीमीटर है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब अगला सवाल है कैप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप को किसने खोजा था। कैप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। अगला है 45 नंबर, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का उदग्र योग। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। ऑप्शन दिया है, इनमें से बोल रहा है किस स्रोत से सबसे ज़्यादा भारत जो है विद्युत उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापीय यानी ताप से। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रुपयों की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपया का जो है विनिमय दर किससे निर्धारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। अगला 48 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निवेश बैंक का, ऑप्शन सी निवेश बैंक का यानी जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा, सबसे पुराना सबसे प्राचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कपास, ऑप्शन सी यानी कपास। ये कपास जो है बृहद स्तरीय उद्योग इसलिए माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के टाइम से ही इसका उत्पादन हो रहा है, खेती हो रहा है। चलिए अगला सवाल है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्पाद कर, उत्पाद कर। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा महानदी। अगला सवाल है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, ऑप्शन डी। 55 नंबर सवाल है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको कहते हैं बिंदु परिवर्तन, बिंदु परिवर्तन। देखिए अब आ गया इंग्लिश का सवाल। ठीक है, तो इंग्लिश का सवाल देखेंगे। नाइदर आ बोरोवर नॉट आ लेंदर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट स्पीच इसको इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नाइदर आ बोरोवर नोर आ लेंडर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 57 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी H2 यानी H2 + I2। ठीक है, इस दोनों को मिला करके HI
ठीक है। अगला सवाल है कि √x/3 + 2x² पावर होल पावर 5 के प्रसार में x से स्वतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 10/9। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य का निर्धारण कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? मौलिक कर्तव्य का निर्धारण जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। पहले नहीं था, मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था, तो इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये रूस से लिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखना है। चलिए अगला है 60 नंबर सवाल है कि बामर श्रेणी व लाइम श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का अनुपात होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27/5। अगला सवाल है कि जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुलकन होता है उसकी दिशा होती है, तो उसकी दिशा होती है एक दिशीय होता है, ठीक है, 5 से 3 तक, 5 से एक दिशा में 5 से 3 तक। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अली मर्दान को। अगला सवाल है कि मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी खफी खां। अब अगला सवाल है मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्याय विशेषक चयनित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 7। कितने? तो 7 का ये चयन किए थे। अगला है सवाल किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सी है यानी सेल्सियस है, तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सी से 55 डिग्री सी हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 7 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 7 मिनट। अगला सवाल है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में डैश को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिरता को बढ़ावा देता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए इस जनरली मंत्रिमंडल जो भी होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। इनमें से कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश की भी जारी कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश को हटा नहीं सकते। न्यायाधीश की नियुक्ति ये करते हैं, लेकिन हटाने के लिए लगभग राष्ट्रपति पर जिस तरह का महाभियोग लगता है, महाभियोग उसी तरह का यानी महाभियोग की प्रक्रिया, जिसको महाभियोग बोलते हैं, उस टाइप की प्रक्रिया लाई जाती है। अब अगला है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अब अगला सवाल है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है। समग्र पूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ये कूट था, इसमें से चुनना था, तो डी मतलब केवल 2 सही है, मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। अगला है बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाघविहीन और राजविहीन समाज का। बाघविहीन और राजविहीन समाज का। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चित्तौड़ का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सभी को मानेंगे, ऊंचाई को भी, वजन को भी, मजदूरों को दी गई मजदूरी को भी।
अगला सवाल है, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पृथुता तापी। ठीक है, पृथुता तापी। अगला सवाल इंग्लिश का है, देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द टेलीफोन वाज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो जो है टेलीफोन का खोज जो ग्राहम बेल किए थे उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो इसका हो जाएगा इन्वेंशन, यानी आविष्कार किए थे। चलिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज़। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए अगला है 77 नंबर, इसका है सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। फोनेटिक, फोनेटिक का साइनोनिम्स क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, एंथुसियस्ट। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें से सही वर्ड चुनना है, स्पेलिंग क्या कौन सा सही है इसमें से। तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है, इसका हो जाएगा ए। हैंड चीफर जिस बोलते हैं, हैंड करचीफ, हैंकर चीफ जिसको यानी रुमाल जो हो गया हैंकर चीफ। चलिए अगला है कि ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर भी बराबर 50 प्लस माइनस 2.5 वोल्ट दिया गया है। तो उसमें प्रवाहित धारा आई 10 प्लस 0.1 एम्पियर है। तो चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि कितना आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6% का त्रुटि आएगा। 80 नंबर सवाल है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ठीक है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज अ राइट आंसर वेयर फॉर ट्रांसलेटिंग द एबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, डू यू बिलीव इन रिवर्थ। अगला है 81 नंबर सवाल। ठीक है, 81 नंबर सवाल में बोला गया, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सैन्य मामलों में अपील, सैन्य मामलों में अपील। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी, यानी कृषि का विस्तार, कृषि का विस्तार। चलिए अगला सवाल है कि शीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? शीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चट्टान के निर्माण से, ऑप्शन ए चट्टान के निर्माण से। अगला सवाल है शमशेर बहादुर सिंह आज्ञा के कौन से सप्तक के हैं? कौन से सप्तक के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे सप्तक के हैं। चलिए अगला सवाल है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश लड़का बहुत चालाक, डैश लड़का बहुत चालाक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वह लड़का बहुत चालाक है। ये पैसेज दिया हुआ था, इसको पढ़ करके, ठीक है, इसको पढ़ना है आराम से, आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, इसको पढ़ करके, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर चयन करना था। चलिए 86, ठीक है, चलिए इसका आंसर ये देखिए, यहाँ इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और उसमें से छांट करके आंसर मारना। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 86 का क्या होगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, 86 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 87 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बेरूबारी यूनियन बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है कितना से? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का बी हो जाएगा, T1 से T2 से, T1 से T2 से।
कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी म्यूल, यानी बी हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी म्यूल। अगला सवाल है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तोड़ती पत्थर, ऑप्शन डी तोड़ती पत्थर। देखिए अगला सवाल फिर मैथ का है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर्स, ठीक है, लविंगली इज रिटेन इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ओनली इन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर। चलिए अगला सवाल है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल इंग्लिश का है, वो देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है, द बिलोव्ड क्या है? द बिलोव्ड, ठीक है, चेरोटीर इन शशि, ठीक है, डिस्पेंडेड स्टोरी माई बिलोव्ड चेरोटी रिफर्स टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी माधव। चलिए अब अगला सवाल पर आते हैं 96 पे। तो 96 नंबर सवाल है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25U, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25U। अगला सवाल है, यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का सी, 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है कि लेक प्रचालक यानी ओपेरॉन बना होता है। लेक प्रचालक यानी ओपेरॉन किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक प्रेरक एवं 3 संचरात्मक जीन से। अगला सवाल है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसलें सबसे अधिक उपजाई गई? एक तरह से देखा जाए तो करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा ईंख। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें।